हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर मौर्य काल के बारे में बात करूंगा, जिसमें 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक की बात है निहित। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, आप देखेंगे चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो ऑप्शन पहले का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो आप देखेंगे निम्नांकित में से किसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। तो आप देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, मतलब दूसरा का भी हो जाएगा। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो तीसरा का ऑप्शन है क्या है, अशोक। फिर इसी क्रम में हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो आप देखेंगे चौथा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कारुआकी जो थी वो सम्राट अशोक को प्रभावित किए थे। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो पांचवे का ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्धमागधी। आप ध्यान देंगे, अर्धमागधी। फिर इसी क्रम में आएंगे छठवां क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो छठवें का ऑप्शन बी हो जाएगा, तक्षशिला में। अब इसी क्रम में आते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप हमारे साथ सातवां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो आप देखेंगे सातवां क्या हो जाएगा, सातवां नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, अशोक सही होगा इसका। देवानाम पियादसी भी कहा जाता था, किसे? अशोक को। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश जो है आपका प्राचीनतम राजवंश है। नौवां नंबर क्या है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तुरंत आप बताएंगे नौवे का बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में आते हैं, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो दसवें का ऑप्शन भी हो जाएगा, बौद्ध धर्म को। आप ध्यान देंगे, दसवें क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। इसी क्रम में हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चाणक्य हो जाएगा। फिर सांची की किस कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बौद्ध। ठीक है। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे, प्राचीनतम भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 14 का क्या हो जाएगा, बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण था। फिर इसी क्रम में आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक नहीं है। चंद्रगुप्त है, अशोक है, बिंदुसार है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, नहीं है पूछा है, इसलिए अजातशत्रु जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो 17 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो 18 का ऑप्शन भी हो जाता है, विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। फिर इसी क्रम में आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभिसंधियों के बारे में। आप ध्यान देंगे, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभिसंधियों के बारे में। फिर इसी क्रम में आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 20वां का ऑप्शन डी हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसी क्रम में 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की है? तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अशोक।
अशोक जो है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की है। अशोक निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। फिर इसी क्रम में आते हैं अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था, किसके समकालीन था? 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा चंद्रगुप्त के समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो 25 का ऑप्शन सी हो जाता है तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। फिर इसी क्रम में आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इंडिका था। फिर जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? तो 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विशाखदत्त हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? आप देखेंगे 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंडिका। फिर 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? 29 का क्या हो जाएगा? बी प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राकृत है, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 का ऑप्शन बी हो जाता है चंद्रगुप्त। राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाता है 7। भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? 32 का ऑप्शन बी हो जाता है राजनीतिक नीतियाँ। फिर इसी क्रम में हम जानेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। 34 नंबर को है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो 34 का ऑप्शन ए हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। 35 पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो 35 का ऑप्शन सी हो जाता है लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था लकड़ी। फिर इसी क्रम में हम जानेंगे 36 नंबर बराबर या जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? 36 का ऑप्शन ए हो जाता है आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में बराबर या जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किया था। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख का। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। फिर 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा भाम्रू स्तंभ जो है वो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे 39 नंबर का ऑप्शन आपको मिलान करना है। तो आप देखिए 39 का हम मिलान करते हैं। चंद्रगुप्त जो है सेंड्रोकोट से संबंधित है, सेंड्रोकोट से। बिंदुसार आपका अमित्रघाती, ध्यान देंगे, मतलब चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस और बिंदुसार को अमित्रघात। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था, उपनाम दिया है। आप देखेंगे चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, ऑप्शन मतलब सी सही हो जाएगा। बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी तथा चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था। इस प्रकार से आपका 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। 40 नंबर प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? आप ध्यान देंगे 40 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 40 का सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। 41 का क्या हो जाएगा? कालसी में। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कालसी में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो 43 का ऑप्शन डी होता है जेम्स प्रिंसेप जो थे। आप ध्यान देंगे जेम्स प्रिंसेप जो थे अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। अब इसी क्रम में 43 के बाद हम आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। कलिंग युद्ध की विजय के बारे में आप ध्यान देंगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शिलालेख X3I, मतलब
X3i आप ध्यान देंगे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनी भारत में किसके दरबार में आए थे? तो 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 46 का बी हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में, आप ध्यान देंगे। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? 47 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 47 का बी। निम्नलिखित में कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? 48 का सी हो जाता है, भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? तुरंत आप बताएंगे। 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मणी लिपि में। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस। फिर 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 51 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब संस्कृत व कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश तथा साम्राज्य, अर्थात 1 2 3 4 1 3 4 सॉरी इसको थोड़ा हम गलत बता दिए। मौर्य नरेश के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? 1 3 4 है, संस्कृत कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन तथा हिंदुकुश साम्राज्य, आप ध्यान देंगे। सोने के सिक्के नहीं है, आप ध्यान देंगे। तो इसमें 1 3 4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर हमारे साथ आप क्वेश्चन देखिए, क्या है? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। कथन ये कारण कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो 52 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं अशोक के जो शिलालेख राग एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोरा एवं 13वां, टूरा एवं 13वां। फिर आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो 54 का क्या हो जाएगा? 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? 55 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मास्की, आप ध्यान देंगे। फिर 56 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो 56 का क्या हो जाएगा? 56 का डी हो जाएगा, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो 57 का ऑप्शन ये हो जाएगा, अशोक ने। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देखेंगे उत्तरापथ 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक उत्तरापथ जो है तक्षशिला समृद्धि, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी से, अवंती राष्ट्र उज्जैनी से, प्राचीन पूर्व देश पाटलिपुत्र से संबंधित है। 1 2 3 4 आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? 59 का ये अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उपगुप्त से। 61 किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। फिर इसी क्रम में आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था? तो 62 का क्या हो जाएगा? आप थोड़ा ध्यान देंगे, 62 क्या हो जाएगा? मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था? तो 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुड़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष कहा जाता था। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा 30 से 65 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परिशिष्ट पर्वन में। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष फिस्कल ईयर प्रारंभ होता है? तो 66 का क्या हो जाएगा? 66 का ऑप्शन बी हो जाता है, आषाढ़ जुलाई में। 67 निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? 67 का क्या हो जाएगा?
67 का ऑप्शन ए हो जाता है। मतलब 1 3 4 2 4 5, एक मतलब चोल, पांड्य और सत्यपुत्र और 5 केरल पुत्र। मतलब 67 का क्या हो जाएगा, 67 का आप देखेंगे यहाँ पे ए हो जाएगा। 1 3 4 5, 1 3 4 5, ठीक है। फिर आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, आप देखेंगे हमारे साथ। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो 68 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, शिलालेख से ही अशोक के बारे में सबसे जानने का स्रोत मिला है। 69 अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी, तो 69 का क्या हो जाएगा, ए, ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के काल में दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया था, तो 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। आप ध्यान देंगे। फिर 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, 71 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। अत्यंत पालिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए, आप ध्यान देंगे, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों में से निकाला गया है, 71 का ऑप्शन है मिर्जापुर के समीप चुनार से। 72 भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, किसकी उक्ति है, तो 72 का ऑप्शन डी हो जाएगा मेगास्थनीज का। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर शराब दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था, 73 का बी, बिंदुसार। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 74 अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, 74 का क्या होगा, ऑप्शन सी, 13वां बृहद शिलालेख। 75 क्या है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, तो 75 का ऑप्शन हो जाता है उज्जैन का। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, उज्जैन का। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है, पृथक कलिंग शिलालेख। फिर इसी क्रम में कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। 78 किस शिलालेख में अशोक की घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, तो 78 नंबर का ये छठे शिलालेख में लिखा था ये जो हम बात बोले हैं ऊपर। तो आप देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है, तो 79 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रादेशिक, फिर राजयुग, फिर युक्तक। ये अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारी हैं, प्रादेशिक, राजयुग तथा युक्तक। आप ध्यान देंगे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिष्टि है, बिष्टि क्या है, बेगारी होता है, बिष्टि क्या है, बेगारी होता है। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीता जो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है, 82 का ये स्तंभ हो जाता है। कहाँ से प्राप्त, अभिलेखों से। मौर्य काल के अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है, 83 का ये महास्थान, बांग्लादेश, सौगोर, उत्तर प्रदेश। आप ध्यान देंगे। अब इसी क्रम में आते हैं 84 नंबर, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था, अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 85 अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, 85 का ऑप्शन है, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 86 क्या है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 86 का आप बताएंगे, ऑप्शन है सरेकुना कंधार। आप ध्यान देंगे। फिर 87 क्या है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, 87 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 15। ध्यान देंगे। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, 15। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे 88 क्या है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, 88 क्या हो जाएगा, सप्तांग में, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। 88 का पहला, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, 88 का ए। 89 अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, मिस्र का था, 89 का ऑप्शन ए। 90 किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था। किसके शासनकाल में डीमेकस आया था, बिंदुसार के शासनकाल में। फिर इसी क्रम में आते हैं
91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? 91 का ऑप्शन ए हो जाता है गुर्जरा अभिलेख में। आप ध्यान देंगे निम्नलिखित में अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। इस प्रकार से दोस्त यहाँ पे आपका ये हम मौर्य काल के बारे में बता दिए। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व की बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्त हम आपके मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल की बात करेंगे। 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व के बारे में बात होगी। ठीक है दोस्त, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर किया करिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।